वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनिमल किंगडम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरियाज थी उसको सीक्वेंसली डिस्कस किया हुआ है, और उसी एनिमल किंगडम पर आज हम लोग जो डिस्कस करने चलेंगे वो कल के मतलब इसके पहले के टॉपिक के थोड़ा आगे बढ़ना है। आपको याद होगा हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स को उठाया था। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बेसिस पर एनिमल को क्लासीफाई करने की मेथड समझाया था कि हाउ द एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। और आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हम लोगों ने एनिमल्स को दो अलग अलग क्राइटेरिया बताया था कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जीव हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जीव हैं। फिर हमने सेक्सुअल में भी आपको समझाने की कोशिश किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जीव हैं वो मोनोसियस भी हो सकते हैं, डायोसियस भी हो सकते हैं। उनके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर आप लोगों ने देखा था फर्टिलाइजेशन की केस कि फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी से बाहर पानी में होता है, और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। यहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की भी बात किया था, और उसमें हमने बताया था दो तरह का डेवलपमेंट, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और दोनों में अंतर क्या था? तो दोनों में अंतर था कि डायरेक्ट डेवलपमेंट में इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती, लार्वल स्टेज नहीं आती, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में इंटरमीडिएट स्टेज भी आती है, लार्वल स्टेज भी आती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब रिप्रोडक्शन में एक और चीज़ जो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो ये होता है कि जो भी जीव इस एनिमल्स क्लासीफाई हम लोग करेंगे, उन एनिमल्स में गिविंग द बर्थ एक टर्म है, गिविंग द बर्थ ऑफ एम्ब्रियो। अब इसको आप देखिएगा, गिविंग द बर्थ ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो है उसका जन्म जब होता है तो उस एम्ब्रियो के जन्म के आधार पर, एम्ब्रियो के बर्थ के आधार पर कैसे एनिमल को क्लासीफाई किया जाता है। तो बर्थ के आधार पर यदि हम इस क्राइटेरिया को कंसीडर कर लें तो एनिमल तीन तरह के हैं। द एनिमल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन सा एनिमल होगा भाई? तो देखिए, पहला एनिमल जो होता है वह ओबी पैरस होता है, ओबी पैरस। दूसरा जो होता है वह वीवी पैरस होता है, वीवी पैरस। एक और क्राइटेरिया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं, उसको वो वीवी पैरस कहा जाता है, वो वीवी पैरस। तो आप पहला क्राइटेरिया देखिए, ओवी पैरस, दूसरा वीवी पैरस, और तीसरा वो वीवी पैरस। ठीक है ना? और कभी आपसे पूछा जाए किसके आधार पर, तो आंसर है गिविंग द बर्थ, बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर। एक जीव का जन्म इस धरती पर, इस दुनिया में कैसे होता है, उसके जन्म को अगर हम बेसिस मान लें तो एनिमल तीन तरह के हैं, ओबी पैरस, वीवी पैरस और ओवीवी पैरस। अब इसमें अंतर क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी एनिमल है, कोई भी एनिमल है, और इस एनिमल में रिप्रोडक्शन के बाद जो बर्थ होता है, जन्म होता है, वह एग के फॉर्म में होता है, एग लेइंग।
बर्थ इज बेस्ड ऑन द एग लेइंग प्रोसेस। एग ये शब्द है इंपॉर्टेंट, कि कोई भी जीव है और वो जीव जन्म देता है नए जीव को किस रूप में, तो एग्स के फॉर्म में, इस तरह से एग्स देता है, ऐसा एग। तो अगर ये एग के फॉर्म में जन्म होता है तो फिर ये एग धीरे धीरे शरीर से बाहर आता है और इस एग में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग हैचिंग कहते हैं, HATCHING। ये एग हुआ, इसका डेवलपमेंट होगा, ध्यान रखिएगा, इसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ये डेवलप करेगा अपने टाइम पर। फिर इस एग की हैचिंग होगी, तो हैचिंग की प्रक्रिया के बाद नए जीव का जन्म होगा। मतलब क्या होगा, हैचिंग के बाद से इसका नियोनेट कम्स आउट, अंडे से बाहर आएगा। समझ रहे हैं आप लोग कि अब यहाँ पर हमें इससे कोई खास मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ इस शब्द से है कि जितने भी तरह के एग लेइंग एनिमल्स है, देखिए आप ध्यान से, एग लेइंग एनिमल्स हैं, अपने बच्चों का जन्म एग के फॉर्म में देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस, अंडे देने वाले जीव। द एनिमल्स गिविंग द बर्थ ऑफ एग्स आर द एनिमल्स विच आर एग लेइंग आर नोन एज ओविपेरस। एक दूसरा देखिए, अगर विविपेरस की बात हम लोग करें तो कोई भी एनिमल है और इस एनिमल का मतलब इस एनिमल से बर्थ होता है यंग वंस का, यंग वंस, नवजात शिशु का, सीधे सीधे, कोई एग नहीं है। इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ये एनिमल है तो इस एनिमल से जो आप दूसरा एनिमल जन्म लेगा वो कुछ इस तरह का जन्म लेगा। तो जैसे सपोज करिए ये ह्यूमन बीइंग है, ऐसा देखिए ये ह्यूमन बीइंग है, इससे जन्म हुआ तो नए चाइल्ड का, नए बच्चे का। तो ऐसे जीव जो सीधे सीधे अपने ही समान नए बच्चों को जन्म दे देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विविपेरस। अब एक टर्म और आता है वो विविपेरस, यहाँ भी आपको वही समझना है जैसा इसमें है। जैसे एनिमल है और ये एनिमल से जब किसी नए जीव का जन्म होगा तो वह यंग वन ही होगा, यंग वन। लेकिन यह यंग वन पूरी तरह से मैच्योर नहीं होगा, कैसा होगा, इमैच्योर होगा। एक बात तो ये होती है। और यहाँ पर जो यंग वन आएगा वो मैच्योर्ड फॉर्म में रहेगा, डेवलप्ड फॉर्म में रहेगा। एक और चीज़ का बेसिक डिफरेंस इसमें होता है कि विविपेरस जीवों में जो जन्म होता है उस जन्म के साथ एक और बात होती है कि ये प्लेसेंटा वाले जीव होते हैं, ठीक है ना। विविपेरस में अगर होगा तो प्लेसेंटा के थ्रू जन्म होगा, और यहाँ पर जो वो विविपेरस होंगे यंग वन को तो जन्म देंगे बट इसमें प्लेसेंटा नहीं होगा, नो प्लेसेंटा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों विविपेरस हो या वो विविपेरस हो, बोथ आर एबल टू गिविंग द बर्थ ऑफ यंग वंस with some differences. The young ones which comes out during the birth are developed in viviparous, while they are immature in oviparous. The oviparous animals are placental animals having placenta, while oviparous animals who giving the birth of young one are not placental. They are not placental. तो अब देखिए तीनों हमने इस कैटेगरी में आपको समझाने की कोशिश किया है कि कैसे कैसे आएंगे। आप लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट ओविपेरस एनिमल की कैटेगरी है, और ओविपेरस एनिमल्स में आपने देखा द एनिमल्स हु गिविंग द बर्थ इन द फॉर्म ऑफ एग, दैट मीन्स एग लेइंग
animals are called oviparous. Egg laying animals are called oviparous. और viviparous क्या मिला? viviparous का मतलब मिला the animals who giving the birth of young ones and they are placental. वो viviparous the animals who giving the birth of immature young one and they are non-placental. They do not have placenta. अब चलिए ये 3 चीज़ समझ में आ रही है आपको। मतलब हम अगर इसको मिटा दें और सिंपल वे में आपको लिखने की कोशिश करें तो हम जैसे ओविपेरस है, इसका मतलब क्या होगा? एग लेइंग, बस सीधे सीधे एग लेइंग, अंडे देने वाले। विविपेरस का मतलब बर्थ ऑफ यंग वन। और दूसरी चीज़ इसमें आपको देनी पड़ेगी कि विविपेरस आर प्लेसेंटल, दे आर प्लेसेंटल। तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में। और यहाँ लिखिएगा बर्थ ऑफ इमेच्योर यंग वंस एंड दे आर नॉन प्लेसेंटल। और ये प्लेसेंटल नहीं है। आइए अब एग्जाम्पल्स की बात हम लोग कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखिए इसका एग्जाम्पल फीसेस हैं, क्लियर, रेप्टाइल्स हैं, इसमें बर्ड्स हैं और एग लेइंग मैमल्स हैं। एग लेइंग मैमल्स, कुछ मैमल्स भी हैं जो मैमल्स अंडे देते हैं, प्रोटोथीरियंस। क्लासिफिकेशन में आपके सामने आएगा ये नाम। तो ओविपेरस मीन्स एग लेइंग एनिमल्स, एग्जाम्पल फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एग लेइंग मैमल्स। विविपेरस एग्जाम्पल ऑल मैमल्स, लेकिन यहाँ छोड़ना पड़ेगा मुझे किसको? तो ये एग लेइंग को। तो क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट एग लेइंग मैमल्स। क्लियर है? तो सभी मैमल्स इसमें आ जाएंगे, जैसे हम लोग भी हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन भी आएगा। किसको छोड़ करके भाई? तो जो एग लेइंग है ना, अंडे देने वाले हैं, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मैमल्स किस कैटेगरी में आएंगे? विविपेरस की कैटेगरी में आएंगे। आगे बढ़ते ही थोड़ा सा, वो विविपेरस, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखिए इसमें कुछ स्नेक्स आते हैं जो अंडे नहीं देते। सम स्नेक्स आर देयर, सम स्नेक्स और सम शार्क फिशेज। जैसे शार्क फिशेज को हम लोग एग्जाम्पल में ले लें तो ये स्कालियोडॉन होता है, स्कालियोडॉन, डॉग फिश इसको कहा जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो हमें रिप्रोडक्शन की बेसिक क्राइटेरिया आपको बतानी थी वो मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन के बेस पर कैसे हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि रिप्रोडक्शन के बेस पर लास्ट कैरेक्टर है एनिमल्स 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ओविपेरस, विविपेरस एंड ओविविपेरस। ओविपेरस का मतलब एग लेइंग एनिमल्स, एग्जाम्पल फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एग लेइंग मैमल्स। विविपेरस means the animal who giving the birth of young ones and they are placental.
एग्जाम्पल ऑल मैमल्स एक्सेप्ट एग लेइंग मैमल्स and oviviparous giving the birth of immature young ones, and they are non-placental, they do not have placenta. Some snakes like rattlesnakes and some shark fishes, for example Scoliodon dogfish. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया देखा। आइए एक और बात आपको समझाते हैं। एक और कैरेक्टर है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, और उसको हम लोग सीफेलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीफेलाइजेशन। ये एक न्यू कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा, अब रिप्रोडक्शन नहीं है, न्यू कैरेक्टर है सीफेलाइजेशन। कि सीफेलाइजेशन के बेस पर हम एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सीफेलाइजेशन। तो इसका आंसर है हेड फॉर्मेशन। हेड फॉर्मेशन, हेड फॉर्मेशन। देखिए, अब जैसे मैं एक एनिमल बना रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग को समझिए, आप ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें ये ह्यूमन है, इसकी ये बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, फिर ये लेग्स का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग में अगर आप यहाँ से ऊपर के हिस्से को देखिए, ये वाला हिस्सा, तो ये हेड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। ठीक है ना, ये पूरा हेड कहलाता है। ये बॉडी है, एनिमल है, इसमें क्या है? हेड है। और इसके हेड की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर एक बात मुझे आपको बतानी है कि मोस्ट ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। हेड बनने से इसको फ़ायदा क्या हुआ? तो एक फ़ायदा तो हुआ कि मैक्सिमम जो सेंसरी स्ट्रक्चर हैं, नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर हैं, वो सब के सब इसी हेड रीजन में एग्रीगेटेड हो जाएंगे, इसी में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो आसानी से इसको कंट्रोल एक पॉइंट से पूरे बॉडी के ऑर्गन को किया जा सकता है। लेकिन एक कैरेक्टर्स देखिए आप, एक ऐसा भी एनिमल है, ये एनिमल देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या है? नो हेड, हेड नहीं है। ठीक है ना? तो इसका मतलब कि हेड फॉर्मेशन के बेस पर भी एनिमल दो तरह का हो गया, हुआ ना। एक तो एनिमल ऐसा हुआ जिसमें कि हेड प्रेजेंट है। क्यों भाई? तो मोस्ट ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द हेड रीजन। और यहां इस एनिमल को आप देखिए तो इसमें हेड नहीं है, तो इसके सेंसरी ऑर्गन्स तो बिखरे रहेंगे ना, क्योंकि कोई स्पेशल कैरेक्टर तो इसके पास है नहीं, इसलिए इसके सेंसरी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? स्कैटर्ड होंगे। तो इस तरह के जीव की कंट्रोलिंग और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस काफ़ी लैग्ड होती हैं, और इसका हाईली सेंसिटिव कैरेक्टर होता है कि ये अपने बॉडी को किसी भी इन्वायरमेंट में ईजिली एडाप्ट करा ले जाएगा। इसी को हम सीफेलाइजेशन कहते हैं। सीफेलाइजेशन का मतलब दोज एनिमल्स इन विच हेड इज प्रेजेंट। यहाँ याद रखिएगा, सीफेलाइजेशन का मतलब हुआ जिसमें हेड पाया गया। और यहाँ अगर आप देखिए ये वाला, तो नो सीफेलाइजेशन, यहाँ सीफेलाइजेशन नहीं है, नो सीफेलाइजेशन मतलब नो हेड, नो सीफेलाइजेशन। तो सीफेलाइजेशन जो कैरेक्टर हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, उसका मतलब ही है कि ऐसे एनिमल के बारे में मुझे आपको बताना है, आपको याद रखना है जिसमें हेड पाया जाता है, और जिसमें हेड पाया गया इसका मतलब उसमें सीफेलाइजेशन है, और जिसमें हेड नहीं पाया गया उसमें सीफेलाइजेशन नहीं है। सीफेलाइजेशन का मतलब हेड फॉर्मेशन। ओके, तो आप लोगों ने इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बट उन कैरेक्टर्स की तरफ
नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, इतना बहुत है। इन सारे कैरेक्टर्स को अगर आप एक साथ कंपाइल कर दीजिए एक नोट्स के रूप में, तो आप देखेंगे कि पूरे एनिमल किंगडम के बारे में आपको बेहतरीन स्टडी तैयार हो गई। बट आपको, चूँकि ये सारे नोट्स जो होते हैं ना, अलग अलग स्टेज से अलग अलग बुक से लिए जाते हैं, जिसको कोशिश करके हम टीचर्स एक साथ आपको बताते हैं। कहीं एक बुक में आप जाएंगे तो सारे कैरेक्टर्स इस तरह से नहीं मिलेंगे, कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे। तो आप इन सारे लेक्चर्स को, लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर जो भी ये 7, 8, 9 है, यहाँ तक कोशिश करिए कि एक नोट्स बना लीजिए और बस इसी को 2-3 बार देख लीजिए। एकदम मेरा दावा है कि इमेज इसका बन जाएगा और आपको पूरा एनिमल किंगडम याद हो जाएगा, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, जो जनरल मुझे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको समझाना था वो यही था कि रिप्रोडक्शन तक आए। एक कैरेक्टर मुझसे बीच में छूट गया था, सिफेलाइजेशन, उसको मैंने यहाँ बता दिया कि सिफेलाइजेशन का मतलब है हेड का फॉर्मेशन। नोटोकार्ड दिया गया है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। नोटोकार्ड के बेस पर एनिमल्स को कार्डेटा, नॉन कार्डेटा में डिवाइड किया गया था। वर्टिब्रल कॉलम के बेस पर एनिमल को इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में डिवाइड किया गया था। तो आपको सब पता हो गया है। तो मैं इसको मिटा दूँ, ओविपेरस, विविपेरस, ओविपेरस, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन सेल्फ टेप वार्म में होता है। क्रॉस इंटरनल एक्सटर्नल 2 तरह का हो सकता है। दैट्स वाई दीज आर द बेसिक फीचर। चलिए अब इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल के क्लासिफिकेशन की एक आउटलाइन है कि अगर सारे हम कैरेक्टर्स को एक साथ सम अप करें तो एनिमल को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है ना। देखिए, अब बेसिस के बाद से हम लोग किंगडम एनिमेलिया के नए हेडिंग पर चलते हैं। एन आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का एक आउटलाइन क्या होता है, जहां से हम लोग फाइलम को स्टार्ट करेंगे। एन आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन, किसका? प्लांट का? ना भाई ना, प्लांट का नहीं। किसका? एनिमल्स का। प्लांट का तो आप बॉटनी में पढ़ते हैं ना, एनिमल्स का। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है? कुछ सीक्वेंस में लिखता हूं, आप सीक्वेंस को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो किंगडम का होता है। किसका होता है? किंगडम का। इसके बाद से जो हम लोग लेकर के चलते हैं वो कहलाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। आप लोग भी लिखते चलिएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद जो टर्म आता है कैरेक्टर्स में वो सिमेट्री का आता है, सिमेट्री का। फिर इसके बाद टर्म आता है बॉडी कैविटी का, बॉडी कैविटी का। और इसके बाद एक टर्म आता है कि वो फाइलम का नाम क्या है, फाइलम कौन सा है। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, हमें पूरे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करना है। यहां बॉडी कैविटी का क्या मतलब है? तो आंसर है बॉडी कैविटी का मतलब सीलोम है। ठीक है ना, क्या है? सीलोम। ये सिमेट्री आपको पता ही है,
ये हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं। फिर हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्कस किया था, और भी कैरेक्टर डिस्कस किया था, ऐसा नहीं है। और किंगडम तो आपको पता ही है क्या होगा, एनिमेलिया। अब चलिए मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। पूरे एनिमल में एनिमल्स की स्टडी के लिए एक ही किंगडम बना हुआ है, वह किंगडम है एनिमेलिया। क्लियर? और इस एनिमेलिया किंगडम में जितने भी जीव हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जीव क्या एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स का लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है उसको हम लोग सेलुलर लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल। क्लियर? ऐसा जीव जिसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल का है। और नहीं तो फिर कैसा है भाई? नहीं तो फिर है टिश्यू लेवल का, याद करिए, ऑर्गन लेवल का, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। देखिए किसी भी फाइलम को डिस्क्राइब करना कितना इजी हो जाता है इस आउटलाइन क्लासिफिकेशन से। एक ही किंगडम है, किंगडम क्या है? एनिमेलिया। और एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं उस एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए हम पहला क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। और हम लोगों ने पढ़ा था सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, 4 लेवल बताया था। उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ऐसा जीव जिसके अंदर सेलुलर लेवल है, और दूसरा जीव या तो टिश्यू वाला होगा या ऑर्गन वाला या ऑर्गन सिस्टम, उसको दूसरे ग्रुप में रख देंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। सेलुलर लेवल में जब हम लोग चलेंगे जीव के बारे में तो ध्यान रखिएगा, सिमेट्री सामान्यतः एसिमेट्रिकल जीव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एसिमेट्रिकल। ध्यान रखना है आपको। हालांकि इस ग्रुप में जो एक एनिमल आएगा वो सिमेट्रिकल भी होगा, लेकिन जनरल कैरेक्टर में हम क्या नाम देंगे? एसिमेट्रिकल। फिर आएंगे बॉडी कैविटी में, तो आंसर है नो बॉडी कैविटी, नहीं पाई जाएगी। और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे कि वह फाइलम कौन सा है। जो एनिमेलिया का तो है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, एसिमेट्रिकल है, बॉडी को कैसे भी काटेंगे 2 भागों में नहीं बटेगा, बॉडी कैविटी नहीं है। वह फाइलम कौन सा है? तो वह फाइलम है पोरीफेरा। क्या है भाई? पोरीफेरा। तो एक फाइलम आ गया एनिमल किंगडम का पहला, उसका नाम क्या हुआ? पोरीफेरा। अच्छा चलिए ठीक है, अब दूसरे कैरेक्टर्स पर आइए। सेकेंड वाले को देखिए, ऐसा जीव जिसके अंदर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसको हम लोग सिमेट्री के बेस पर 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। सिमेट्री के बेस पर क्या भाई? तो आंसर है उसकी सिमेट्री रेडियल हो सकती है, और एक ग्रुप उसकी सिमेट्री बाई लेटरल हो सकती है। अब दोनों की मीनिंग आपको पता है ना? बॉडी को चाहे जैसे भी कट करिए, सेंटर से अगर प्लेन गुजरेगा तो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो रेडियल। और केवल एक प्लेन से राइट लेफ्ट हाफ में डिवाइड होगा तो क्या होगा? बाइलेटरल। तो अब इन तीनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन वाले जीवों को फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। इनमें से वह जीव जिसकी सिमेट्री रेडियल है, और इनमें से वह जीव जिसकी सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल है। आज आगे बढ़ेंगे। रेडियल सिमेट्री वाले को आगे बढ़ाएं तो बॉडी कैविटी आता है, ये भी नहीं पाया जाता। अब ऐसा जीव जो टिश्यू लेवल का है, पहला रेडियल सिमेट्री है,
बॉडी कैविटी नहीं है, वह किस ग्रुप का हो सकता है? तो देखिए, इसको जब हम लेकर चलेंगे फाइलम में, तो इसके दो फाइलम हैं। एक फाइलम निडेरिया, जिसको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है, सिलेंट्रेटा, और दूसरा टीनोफोरा। दूसरा क्या दिया गया है? CTENOPHORA, टीनोफोरा। तो अब आपको तीन फाइलम के कैरेक्टर्स मिल गए। एक पोरीफेरा कैरेक्टर मिल गया, एक निडेरिया का जिसका नाम सिलेंट्रेटा है, और एक टीनोफोरा कैरेक्टर मिल गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसकी सिमेट्री बाइलेटरल है। अब बाइलेटरल सिमेट्री वाले को भी हम लोग लेकर चलें। देखिए, इस बाइलेटरल सिमेट्री में पहला जीव ऐसा आएगा जो एसीलोमेट होगा। एसीलोमेट मतलब आपको समझ में आ रहा है, जिसमें सीलोम नहीं होगा। बाइलेटरल सिमेट्री, अब रेडियल खत्म हो चुकी है, क्या बचा? बाइलेटरल, और सीलोम नहीं है। दूसरा एनिमल जो आएगा वह आएगा सीडोसीलोमेट का, सीडोसीलोमेट का, ठीक है ना। और तीसरा जो ग्रुप आएगा, थर्ड ग्रुप, वह सीलोमेट का आएगा, सीलोमेट। तो अब देखिए, तीनों आपके सामने हैं कि आर्गन आर्गन सिस्टम लेवल। यहाँ पर ऐसे कर लेना आप लोग कि टिश्यू को रेडियल से जोड़ देना ऐसे। तो अब आपको टिश्यू खत्म हो जाएगा, आर्गन आर्गन सिस्टम मिलेगा, है ना। अब एक और कैरेक्टर आर्गन वाले को हम इससे जोड़ देंगे, तो अब हमारे पास सिर्फ बच जाएगा आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम में इसके बाद वाले सब आ जाएंगे। तो याद रहेगा आपको, याद करने के लिए, एसीलोमेट, जिसके अंदर क्या है? नो सीलोम, सीलोम नहीं है भाई। एसीलोमेट मतलब क्या हो गया? नो सीलोम, सीलोम नहीं है। सीडोसीलोमेट का मतलब फॉल्स सीलोम, ठीक है ना। और सीलोमेट का मतलब क्या होगा? तो आंसर है ट्रू सीलोम, जिसमें असली सीलोम होगा। तो अब करेक्टर भी लिख दिया। क्या लिखा? कि आर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है। ध्यान दीजिए इसको, इसमें आया है बाइलेटरल सिमेट्री है और एसीलोमेट है। वह फाइलम कौन सा होगा? तो आंसर है वह फाइलम, फाइलम ऊपर लिखा है ना, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस का होगा, प्लेटीहेल्मिन्थीस। अब आइए दूसरा देखिए, आर्गन सिस्टम, क्योंकि आर्गन तो खत्म हो चुका, अब बचा है आर्गन सिस्टम। ये वाला पूरा का पूरा ऐसे जाएगा। आर्गन सिस्टम, बाइलेटरल सिमेट्री और सीडोसीलोमेट मतलब फॉल्स सीलोम। और जिसके अंदर फॉल्स सीलोम होगा वह एस्केलमिन्थीस का मेंबर होगा, एस्केलमिन्थीस। अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहें तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीस है इसको फ्लैट वार्म कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट वार्म्स। एस्केलमिन्थीस को हम लोग बोलते हैं राउंड वार्म्स। अब हमारे पास सिर्फ बच गया क्या? सीलोमेट, ट्रू सीलोम वाले एनिमल्स। और ट्रू सीलोम वाले एनिमल्स को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसके फाइलम को जब कभी भी लिखना होगा तो आप देखिए, यहाँ स्टार्ट हो जाता है एनिलिडा से। एस्केलमिन्थीस के बाद से कौन सा आएगा? एनिलिडा। दूसरा आएगा आर्थ्रोपोडा, तीसरा आएगा मोलस्का, चौथा आएगा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा,
फिर आएगा इसमें हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, और फिर आएगा कार्डेटा, कार्डेटा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। आपको याद होगा ये तीन मैंने जो डिस्कस किया था वो साइजों में किया था, याद है ना। और ये जो तीनों हमने डिस्कस किया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इंटेरो में किया था, इंटेरोसीलोम वाले में, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। इसको आप देखिए और ध्यान से सारी चीज़ों को लिख लीजिए। यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, इस वाले में मैं बोलता हूँ, आप लिखिए इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, और नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा वो कार्डेटा है, कार्डेटा। ये नीचे वाला क्या है? कार्डेटा। क्योंकि नीचे हो गया है ना तो वीडियो में नहीं आ पा रहा है। तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, ये तीनों इंटेरोसीलोम में है, और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का ये साइजोसीलोम में है। तो ये पूरा जो 6 ग्रुप है एनिलिडा से लेके कार्डेटा तक, दे ऑल आर सीलोमेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और मेडिकल में अक्सर करके इसको दे देता है, बीच में से कुछ नाम हटा देता है और आपको उस नाम की पहचान करनी होती है। यह सपोज करिए सब दिया गया है और यहाँ से हटा दिया, इसको ए लिख दिया या एक्स लिख दिया, फिर यहाँ पर ये हटा दिया ये वाले एनिलिडा को और यहाँ वाई लिख दिया, फिर यहाँ से पहले वाले को हटा करके निडेरिया को जेड लिख दिया और कहा कि एक्स वाई जेड की पहचान कीजिए। तो यदि आपको ये सीक्वेंस पता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्या है, आइए फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। पूरे एनिमल किंगडम का एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन है, और ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? तो सबसे पहले किंगडम लिखेंगे, फर्स्ट किंगडम लिखना है, फिर लिखना है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसके बाद सिमेट्री, फिर इसके बाद से बॉडी कैविटी सीलोम, और फिर लास्ट में फाइलम का नाम, मतलब उस फाइलम की पहचान करना है जिसमें ये कैरेक्टर पाए जाते हैं। क्या मैंने बोला? तो लिखना है किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी या सीलोम और फाइलम। इतना हो गया। अब आइए, किंगडम 2 नहीं है, किंगडम सिर्फ एक है। और क्या है, पूरे एनिमल्स के लिए एक ही किंगडम बना है, एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम। इस एनिमेलिया किंगडम में क्या कैरेक्टर कह रहा है? तो एनिमेलिया किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं उसमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 2 तरह का दिया गया है। दिया तो 4 तरह का, बट 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला वह एनिमल जिसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो, और दूसरे वे सभी एनिमल्स जिसमें या तो टिश्यू हो या ऑर्गन हो या ऑर्गन सिस्टम हो, उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया गया। तो सेलुलर लेवल को अलग कर दिया गया और बाकी सबको अलग कर दिया गया, क्योंकि हमें फाइलम की पहचान करनी है ना। तो फाइलम के लिए हमें अलग अलग स्टेज पर सबको अलग अलग करना होगा। तो पहले एक को अलग किया गया, सेलुलर लेवल। अब याद रखिएगा, ऐसे एनिमल के बारे में अब ये क्लासिफिकेशन जाएगा जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल का है। फिर सिमेट्री में आ जाएंगे कि अगर सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी सिमेट्री कैसी है? तो आंसर है वह एसिमेट्रिकल है, उसमें सिमेट्री नहीं है। और फिर आता है, चलो मान लिया सिमेट्री नहीं है, तो बॉडी कैविटी कैसी है? तो आंसर है बॉडी कैविटी भी नहीं है, नो बॉडी कैविटी। तो अब पूछा कि ऐसा एनिमल
जो सेलुलर लेवल का हो, एसिमेट्रिकल हो, बॉडी कैविटी ना हो, वह फाइलम कौन सा होगा? तो आंसर है फाइलम पोरीफेरा होगा। ऐसे आपको याद रखना, फाइलम क्या होगा? पोरीफेरा। तो मैं आपसे कहूं कि फाइलम पोरीफेरा के 3 कैरेक्टर को बताइए, तो क्या बोलेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल, सिमेट्री एसिमेट्रिकल, बॉडी कैविटी एब्सेंट, फाइलम इज पोरीफेरा। अब आइए दूसरे कंडीशन में। दूसरे ग्रुप में 3 ऑर्गेनाइजेशन वाले जीवों को एक साथ रखा गया था, टिश्यू से बना हुआ, ऑर्गन से बना हुआ, ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ। टिश्यू से बने हुए को पहले आप देखिए, टिश्यू से बने हुए या इन सब को, इस पूरे तीनों ग्रुप के जीवों को सिमेट्री के बेस पर 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक वह जिसमें रेडियल सिमेट्री है, एक वह जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। आपको ऐसे याद रखना है, ये तीनों तरह के जीवों को सिमेट्री के बेस पर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट रेडियल एंड सेकेंड बाइलेटरल। अब बात उठती है, चलो ठीक है, मान लिया कि सिमेट्री रेडियल या बाइलेटरल होगी, तो अब देखता है हम लोग कि रेडियल सिमेट्री वाले जीवों में बॉडी कैविटी कैसी है? तो आंसर है नहीं है। आंसर है नहीं है। तो जिस जीव की सिमेट्री रेडियल है और उस जीव में बॉडी कैविटी सीलोम नहीं है, तो वो कौन सा फाइलम हो सकता है? तो आंसर है वह निडेरिया का हो सकता है और वह टीनोफोरा का हो सकता है। निडेरियंस का नाम सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा मतलब काम्ब जेलीज होता है। जब इसके फाइलम को बताएंगे तो इसका कॉमन नेम बता देंगे आपको। अब देखिए, ये हम थोड़ा सा आपकी सुविधा के अनुसार रेडियल सिमेट्री वाला जीव जिसमें बॉडी कैविटी नहीं है और ये 2 फाइलम के हैं, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने अलग कर दिया है। ऐसा कोई नियम तो नहीं है, बट आपके लिए कि आप इसको याद रखिएगा। टिश्यू लेवल कैसा होगा? टिश्यू लेवल। तो आप सुनिएगा, अब इसको हटा के देखिए कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, सिमेट्री रेडियल, बॉडी कैविटी एब्सेंट, तब वो फाइलम कौन सा होगा? निडेरिया और टीनोफोरा का। क्लियर हुआ? मतलब जब कभी भी आपसे कहे कोई कि निडेरिया का 3 कैरेक्टर बताइए, तो बोलिएगा कि बॉडी कैविटी एब्सेंट, सिमेट्री रेडियल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा बोल दीजिएगा? टिश्यू। क्लियर? अगर टीनोफोरा बोले तो इसका भी कैरेक्टर वही बताना है कि बॉडी कैविटी एब्सेंट, सिमेट्री रेडियल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू। तो अब टिश्यू वाले कैरेक्टर को तो हम लोगों ने यहीं से ख़त्म कर दिया। अब बचता है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सुनिए, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले जीवों में पहला करेक्ट क्वेश्चन तो यहीं पर है कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वाले जीवों में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जिस जीव में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या जिस जीव में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है। मतलब एक प्लेन से काटने पर राइट और लेफ्ट 2 इक्वल हाफ में वह डिवाइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री वाले जीवों में बॉडी कैविटी की क्या कंडीशन है? तो आंसर है कि बाइलेटरल सिमेट्री वाले जीव बॉडी कैविटी के बेस पर, मतलब सीलोम के बेस पर 3 तरह के हो सकते हैं। बाइलेटरल वाले में चलना है। अभी इसको थोड़ा सा भूलिए, इसको देखिएगा कि बाइलेटरल सिमेट्री वाले जीव सीलोम के बेस पर 3 तरह के हो सकते हैं, एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट और सीलोमेट। समझ में आया? एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट और सीलोमेट। एसीलोमेट का मतलब नो सीलोम, नो बॉडी कैविटी। सीडोसीलोमेट का मतलब फॉल्स सीलोम। फॉल्स सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी इज तो प्रेजेंट बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म and mesoderm present in the form of scattered pouch। मेसोडर्म बॉडी कैविटी है लेकिन वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, इसलिए वो फॉल्स हो गई। अगर मेसोडर्म से लाइंड होती तो ट्रू हो जाता, लेकिन मेसोडर्म से लाइंड नहीं है तो कैसा हो गया? फॉल्स सीलोम। और जिसमें ट्रू सीलोम है कि बॉडी कैविटी भी है
और बाहर और अंदर दोनों साइड में ये मेसोडर्म से लाइंड है, तो उसका नाम क्या होगा? सीलोमेट, दैट इज ट्रू सीलोम। तो बाइलेटरल सिमेट्री वाले जीव तीन तरह के, एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट और सीलोमेट। आइए आगे बढ़ते हैं। एसीलोमेट जीव कौन सा होता है जिसकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है? अभी इधर नहीं आना है, अभी इधर नहीं आना, इधर रखिएगा कि बाइलेटरल सिमेट्री वाला जीव, एनिमल, जो एसीलोमेट है वो कौन सा होगा? तो आंसर है प्लेटिहेल्मिन्थेस, उसका नाम क्या है? फ्लैट वार्म्स। और आपके लिए मैंने बता दिया कि इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? ऑर्गन लेवल का। तो अब प्लेटिहेल्मिन्थेस फ्लैट वार्म के कैरेक्टर तीन सामने आ गए। क्या भाई? तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल, सिमेट्री बाइलेटरल, बॉडी कैविटी नो कैविटी, मतलब एसीलोमेट, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। आर्गन भी खत्म। अब यहां से सीधे आर्गन सिस्टम सब पर ले लेना है आपको। क्या ऐसा जीव जिसकी आर्गन ऑर्गेनाइजेशन आर्गन सिस्टम लेवल का हो, आर्गन सिस्टम, उसकी सिमेट्री कैसी हो? बाइलेटरल हो, और वह फॉल्स सीलोम वाला हो, बॉडी कैविटी कैसी हो? सीडोसीलोमेट, दैट मीन्स फॉल्स सीलोम, वह फाइलम एस्केल्मेंथीस का होगा, दैट मीन्स वह राउंड वार्म का होगा। तो राउंड वार्म के तीन कैरेक्टर कौन सा हुआ? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बाइलेटरल, सीलोम फॉल्स सीलोम, द एनिमल्स आर सीडोसीलोमेट एंड द एग्जांपल्स आर एस्केल्मेंथीस और राउंड वार्म्स। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम, बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रू सीलोम, तीन कैरेक्टर वाला जीव। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री, बॉडी कैविटी ट्रू सीलोम। और इसमें 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, 5 1 6। कौन कौन सा? तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। कार्डेटा आपको नहीं दिख रहा है बट आप याद रखिएगा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। किसी का कैरेक्टर पूछे, इनमें से किसी का कैरेक्टर पूछे तो सीधा आंसर होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बाइलेटरल, सीलोम ट्रू सीलोम, दैट मीन्स सीलोमेट, चाहे वो एनिलिडा हो, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा या कार्डेटा का हो। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने आपको थोड़ा सा अलग बता दिया था कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में साइजोसीलोम होता है और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा में इंटेरोसीलोम होता है। एक और मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। याद करिए सिमेट्री वाले केस को कि इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट स्टेज होगा, एडल्ट स्टेज, उसमें रेडियल सिमेट्री होगी और इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वल स्टेज होगा वह क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। एनी हाउ एनसीईआरटी के हिसाब से इसी आंसर को आपको देना है, तो इसको कॉपी में लिख भी लेना है। और ये पूरे एनिमल किंगडम का एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन है जिसको कि आपको किसी भी फाइलम को डिस्क्राइब करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आसानी से इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? जहाँ भी लिखने में थोड़ा लगे कि नहीं जल्दी हो रहा है, आपको क्या करना है, उस जगह पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और आराम से उसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये आपके हाथ की चीज़ है। और इस तरह से आप एक काम और भी कर सकते हैं। हर फाइलम को उठा लीजिए, फाइलम पोरीफेरा से कार्डेटा तक, ये लिखने के बाद और उस फाइलम के 3-3 कैरेक्टर को अपने से लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। कौन कौन सा कैरेक्टर लिखना है? तो आंसर है ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और सीलोम। इसको एक बार समझने के बाद, देखने के बाद, लिखने के बाद आप अपने मन से इसको बंद कर दीजिए। कॉपी में एक फाइलम उठाइए
और फाइलम के 3-3 कैरेक्टर को लिखिए और देखिए कि कितना कैरेक्टर आपको एक्यूरेटली याद आ रहा है। फिर तो आगे बढ़ने में कौन रोकेगा, अगर ऐसे आप करने लगे तो। चलिए, ये हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे एनिमल किंगडम के इस आउटलाइन क्लासिफिकेशन के बाद से फाइलम की स्टडी मुझे करनी है। देखिए, आपको याद होगा बॉटनी में जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको प्रोटिस्टा एक टर्म बताया गया होगा, और उसी प्रोटिस्टा में एक फाइलम आता है, फाइलम, जिसको प्रोटोजोआ कहा जाता है। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए हम इसको साइट में ले चलने की कोशिश करेंगे। और आप लेक्चर को देखिएगा, आपको लगेगा कि नहीं इसमें आपको डिटेल की ज़रूरत है तो आप तुरंत क्लास के टाइम में मैसेज कर दीजिए, हम आपको इसका डिटेल वीडियो लेक्चर बना करके भी सेंड कर सकते हैं। आप पढ़े हैं, सब कुछ तैयार है तो कोई बात नहीं। इस प्रोटोजोआ का मतलब किंगडम प्रोटिस्टा, 5 किंगडम सिस्टम में ये प्रोटिस्टा किंगडम के नाम से जाना जाता है। चूँकि इसमें एनिमल्स आते हैं इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। प्रोटोजोआ को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से बना है, एक प्रोटोस और एक जून, JOON। प्रोटोस का मतलब प्रीमिटिव और जून का मतलब एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो प्रीमिटिव हैं, सबसे प्रीमिटिव एनिमल्स के ग्रुप को जिस फाइलम में रखा गया है वो फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ। प्रीमिटिव एनिमल्स। ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसमें प्रीमिटिव एनिमल का कैरेक्टर क्या है, तो 1-2 कैरेक्टर है। जैसे मान लीजिए, बेसिक मैं आपको समझाऊं कि वह यूनिसेलुलर होगा। कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा। दूसरा कैरेक्टर, वह यूकैरियोटिक होगा। कैसा होगा? यूकैरियोटिक, मतलब यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, एक सेल से बना होगा और उसका न्यूक्लियस डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। फिर तीसरे कैरेक्टर को देखिए, वह माइक्रोस्कोपिक होंगे। यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और माइक्रोस्कोपिक। डायग्राम पर मत जाइए, अभी सिंपल कुछ टर्म्स मैं बोलता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। प्रोटोजोअन्स आर फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासाइट्स। ये फ्री लिविंग भी हैं और साथ साथ क्या है, पैरासाइट्स भी हैं। दे आर यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, माइक्रोस्कोपिक। They are found in fresh water, they are found in terrestrial environment, they are found on the tree, they are found on the rocks, they are found inside our body, they are found outside of the body, not our body but other animals, other plants, because they are free living as well as parasitic. Their body is externally surrounded with a single membrane, that is plasma lemma, and the plasma lemma in the protozoans are selectively permeable. Inside the site, करेक्टर वही मैं बोल रहा हूँ जो आप लोगों ने पढ़ा है,
inside the plasma membrane a cytoplasm is present which is differentiated into outer ectoplasm and inner endoplasm. Ectoplasm is smooth and clear, endoplasm is rough and granular. The locomotory structures in this phylum are three different types: pseudopodia, flagella, cilia. The nutrition in this phylum is either holozoic or holophytic or mixotrophic or parasitic or saprobic. Digestion is always intracellular. Respiration occurs through the plasma membrane by gaseous exchange through diffusion. Excretion is ammonotelic. The animals are able to excrete ammonia in the form of biurate and triurate crystals. Clear? Cytoplasmic streaming is the common feature in this phylum. Osmoregulation is regulated by contractile vacuoles which are present only in free living form but absent in parasitic forms. The contractile vacuoles are either one or more than one. Either one or more than one. There are two important phases, systolic phases and diastolic phases. And when the protozoan are placed in distilled water, the contractile vacuole works faster. And some other questions are also asked कि when the protozoans are placed from fresh water to sea water, then what happens? And when the members from the protozoan transfer from sea water to fresh water, then what happens? These are the questions which are already discussed in this phylum. Reproduction. Mainly the reproduction in the members of protozoa are asexual. But some members are reported which reproduce sexually, and their sexual reproduction is a type of genetic recombination. Asexual reproduction is either by fission, sporulation, multiple fission, encystment, and sexual reproduction is either conjugation or endomixis और साइटोगैमी या ऑटोमिक्सिस. तो ये कैरेक्टर्स इस फाइलम के हैं. इसमें हेलियोजोन्स आते हैं, फोरामेनिफेरान्स आते हैं. जो लाइम स्टोन्स बनते हैं ना समुद्र के अंदर, वो लाइम स्टोन्स इसी प्रोटोजोआ के मेंबर से बनते हैं. फोरामेनिफेरान्स, हेलियोजोन्स, जो अलग पहले के समय में बिल्डिंग मटेरियल तैयार होता था, वो उसी फोरामेनिफेरान्स से ही तो होता था. तो दे आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स. हम लोग बात कर रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ की, और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस प्रोटोजोआ को, फाइलम प्रोटोजोआ को अगर हम क्लासीफाई करें तो इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होगा. तो याद रखिएगा, प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, कि बाई विच ऑर्गन दिस मेंबर्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. किस ऑर्गन के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे. तो उस लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पर इस फाइलम प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया जाता है. और इस फाइलम प्रोटोजोआ को इस लोकोमोटरी बेसिस पर चार ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट, अमीबोइड प्रोटोजोवन.
क्लियर। दूसरा सिलियरी प्रोटोजोवन, सिलियरी प्रोटोजोवन। थर्ड फ्लैजलर प्रोटोजोवन, फ्लैजलर प्रोटोजोवन। एंड नेक्स्ट फिफ्थ स्पोरोजोवन, स्पोरोजोवन। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स द प्रोटोजोवन्स आर क्लासिफाइड इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज एंड दिस कैटेगरीज आर अमीबॉइड प्रोटोजोवन, सिलियरी प्रोटोजोवन, फ्लैजलर प्रोटोजोवन एंड स्पोरोजोवन। किसके बेसिस पर? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर। सबसे पहले मैं इसके एग्जाम्पल समझाता हूँ अमीबॉइड का। देखिए इसका एग्जाम्पल, अमीबॉइड प्रोटोजोवन में अमीबा आता है। क्या आता है? अमीबा। इसमें क्या आता है? एंट अमीबा आता है। अमीबा, एंट अमीबा किस में आएंगे? अमीबॉइड प्रोटोजोवन में। सिलियरी, सिलियरी में पैरामीशियम आता है। क्या आता है? पैरामीशियम। दे आर सिलियरी प्रोटोजोवन। बैलेंटिडियम, निक्टोथेरस, ये सब सिलियरी में आएंगे। फ्लैजलर में आ जाइए। फ्लैजलर प्रोटोजोवन में ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, लिस्मानिया, जियार्डिया, ट्राइकोनिम्फा, लोफोमोनास, ये फ्लैजलर में होते हैं। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज करने वाला। लिस्मानिया काला आजार डिजीज, डम डम फीवर, लिस्मेनियसिस, ओरिएंटल सोर डिजीज काज करने वाला। जियार्डिया, जियार्डिया डायरिया काज करने वाला, जियार्डियसिस डिजीज। ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास बोथ आर सिम्बायोटिक प्रोटोजोवंस फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स एंड वुड रोचेज। ये दोनों सिम्बायोटिक हैं और ये टर्माइट और वुड रोचेज के गट में पाए जाते हैं। तो ये सिम्बायोटिक प्रोटोजोवंस होते हैं। चलिए स्पोरोजोवंस, स्पोरोजोवंस का मतलब, इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम विच काजेज मलेरिया डिजीज, प्लाज्मोडियम विच काजेज मलेरिया डिजीज। आइमेरिया इसी का मेंबर होता है जो बर्ड्स के अंदर कोसीडियोसिस डिजीज को काज करता है। कोसीडियोसिस डिजीज पोल्ट्री फार्म में बहुत सारी बर्ड्स अफेक्टेड हो जाती हैं उससे, सीवियर डायरिया के केस होता है। तो ये फाइलम प्रोटोजोआ जिसके बारे में मैं बता रहा था कि ये प्रिमिटिव एनिमल्स का ग्रुप है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक होंगे। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अमीबॉइड प्रोटोजोवन, सिलियरी प्रोटोजोवन, फ्लैजलर प्रोटोजोवन और स्पोरोजोवन। अमीबॉइड का एग्जाम्पल अमीबा एंड एंट अमीबा। सिलियरी का एग्जाम्पल पैरामीशियम, बैलेंटिडियम, निक्टोथेरस। फ्लैजलर का एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, जियार्डिया, ट्राइकोनिम्फा, लोफोमोनास। एंड स्पोरोजोवन में कौन एग्जाम्पल आएगा? प्लाज्मोडियम जो मलेरिया डिजीज काज करता है। तो स्टूडेंट इतना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में अब चलेंगे तो इन सब के करेक्टर्स को भी बता देंगे आपको और किससे क्या इंपॉर्टेंस है, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक इसको आप रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।